अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो है इन्हेंस्ड ईयर डायग्राम्स। ठीक है, पहले हमने जैसा कि ईयर डायग्राम्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह ईयर डायग्राम जो होती हैं वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो के दरमियान जो रिलेशनशिप्स कायम होती हैं उसको किस तरह से वो डिफ़ाइन करती हैं। अब फर्दर आगे इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्हांस्ड ईयर डायग्राम में उन्होंने ये किया है कि जो ईयर डायग्राम थी उसको फर्दर एडवांसमेंट की है उसके अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उसके कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो बहुत प्रॉपर्टीज़ के बढ़ने की वजह से फिर इसको इन्हांस्ड ईयर का डायग्राम्स का नाम दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली पहले हम क्या करते थे कि जब ईयर डायग्राम के बारे में देखते थे तो हमें उसकी जो ईयर एंट्री टाइप्स थी, ठीक है, उसको ही आगे हम क्या करते थे कि एंट्री टाइप की बुनियाद पे ही उन दोनों को आपस में डिफाइन कर देते थे, जिसकी वजह से हमें फर्दर पता नहीं था चलता कि जी इसके अंदर अब ये एंट्री टाइप्स है तो इसकी एंटिटीज इंस्टेंसेस आगे क्या क्या हो सकती हैं। तो क्या होता है कि फिर उन्होंने जब इसको फर्दर एक्सप्लेन करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि डाटा ईआर डायग्राम को जब आगे एक्सटेंड करना शुरू किया तो उसके नतीजे में फिर जो इसकी नई शेप आई उसको इन्हांस्ड ईआर डायग्राम्स का नाम दिया जाता है। आजकल इन्हांस्ड ईआर डायग्राम जो होती है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस के बिल्कुल क्लोज होती है, यानी जिस तरह जो डाटाबेस क्रिएट की जाती है आजकल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या उनके मुताबिक जो डाटाबेस वगैरह डिज़ाइन की जाती है ये उसके बहुत नज़दीक तर होती है। तो इस वजह से इसको इन्हांस्ड ईआर डायग्राम का नाम दिया जाता है कि यानी जिस तरह के उसके अंदर क्या किया जाता है कि चीज़ों को फर्दर सब डिवाइडेड करके आगे उनसे काम लिया जाता है, उसी तरह ये भी चूँकि डाटाबेस में क्या होता है कि एंटिटी टाइप्स को आगे सब डिवाइड करके इसमें से काम लिया जाता है, जिसकी वजह से ये अब जो आजकल की नई डाटाबेस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये एक सब फर्दर डिवाइडेड होती है, क्यों कोई भी एंटिटी टाइप जो होती है वो आगे फर्दर सब डिवाइडेड होती है। ठीक है, यानी कि आगे पार्ट्स में डिवाइड होती है, उससे फर्दर फिर एक हायरार्किकल इसके नतीजे में एक हायरार्किकल इसकी जो सीक्वेंस है वो क्रिएट होती है। तो इस हायरार्किकल सीक्वेंस के नतीजे में फिर क्या होता है कि जब इसके रिलेशनशिप्स आगे डिफाइन बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, ज़ाहिर पहले अगर सिंपल ईआर की बात करें तो वो तो सिंपल एक पेज जिसके ऊपर उसका पूरे का पूरा जो भी किसी भी जो स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन करना होता था यानी जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन करने होते थे वो आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फिर जब इसको आगे इन्हांस्ड ईआर डायग्राम में इसको ले जाया जाता है तो वो क्या करती है कि वो आगे चूँकि सब डिवाइडेड होती है, ठीक है, वो क्लस्टर इस तरह के बने हुए होते हैं कि क्या होता है कि चीज़ों के अंदर एक सीक्वेंस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी जो एक तो उनकी तादाद बढ़ती जाती है, ठीक है, सीक्वेंस बढ़ने के साथ उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाती है, तो जिसकी वजह से ये एक जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। और आगे आजकल ज़्यादातर इसको इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो इस तरह की जो ईआर डायग्राम्स है ये रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, इन्हांस्ड ईआर रिलेशनशिप्स, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी डाटा टाइप्स के बारे में आपको एक मुकम्मल और उसके बाद तफसीली जो उसके अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि जी इसके अंदर आप किस तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबल रह के आप काम कर सकते हैं या किस तरह उन फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है। और उसके अलावा जो इन्हांस्ड ईआर डायग्राम है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि सब टाइप्स और सुपर टाइप्स के ऊपर। ठीक है, सुपर टाइप्स क्या होती है, सुपर टाइप्स जो सबसे ऊपर एक चीज़ होती है जिसको आगे फर्दर सब डिवाइडेड यानी उसके पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो जो सबसे ऊपर एक सिंगल चीज़ होती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सुपर टाइप का। फिर आगे जब फर्दर उसको आगे उसके पार्ट्स बाय पार्ट्स में आगे उसको डिफाइन किया जाता है तो उसको आगे हम सब टाइप्स का नाम देते हैं। तो ये तो सिंपल था इसका कि इंट्रोडक्शन के इन्हांस्ड ईआर डायग्राम्स की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें थी जो कि ईआर डायग्राम में मौजूद नहीं थी, इसके अंदर कौन कौन सी एडवांसमेंट की गई थी जो कि ईआर डायग्राम में नहीं थी। अच्छा, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स। जैसे कि सब टाइप्स और सुपर टाइप्स का मैंने आपको पीछे कुछ इसका सिंपल सा एक हवाला दिया है कि सब टाइप्स क्या होते हैं और सुपर टाइप्स क्या होते हैं। अब इनको तफसीली देखते हैं।
अब सब टाइप्स को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो सब टाइप क्या होता है? इज ए सब ग्रुपिंग ऑफ एंटिटीज इन एंटिटी टाइप्स दैट इज मीनिंगफुल टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ये एंटिटी टाइप्स को उसके आगे फर्दर ग्रुपिंग में तकसीम किया जाता है। ठीक है, यानी जो एंटिटी टाइप्स होती हैं उनको फर्दर सब डिवाइड करके उनके पार्ट्स में फिर उनको आगे मुख्तलिफ हिस्सों में एक डिफाइन किया जाता है। और इसके दरमियान ये एक समझ लें कि ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनता है इसके नतीजे में। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप उस सीक्वेंस में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर डिवाइड होता चला जाता है। ठीक है, तो सब टाइप क्या होती है कि वो पोर्शन होता है जो कि किसी भी, ठीक है, जो सब ग्रुप होता है, ठीक है, किसी भी एंटिटी टाइप्स का, ठीक है, उसके अंदर यानी कि जो एंटिटी टाइप है उसका छोटे से जो छोटा ग्रुप होता है, ठीक है, उसको सब टाइप का नाम दिया जाता है। क्योंकि अब जब उस चीज़ों को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो एंड पे रह के जो उसका एक सब ग्रुप रह जाता है, सिंगल सब ग्रुप रह जाता है डिवाइड होके, ठीक है, तो उसको हम सब टाइप का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है सुपर टाइप्स। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए सुपर टाइप्स इज ए जेनेरिक एंटिटीज दैट एसोसिएट मोर देन वन सब टाइप्स। अब यहाँ पे सब टाइप्स हमने पहले देखा है, यहाँ पे सुपर टाइप्स भी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिवली प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के ये रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अब सुपर टाइप क्या होता है? सुपर टाइप मोर जेनेरिक फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको आगे फर्दर सब डिवाइड करके आप आगे उसकी सब टाइप में तकसीम उसको कर सकते हैं। यानी कि जो जेनेरिक फॉर्म होती है, जो सिंगल उसकी एंटिटी टाइप्स होती हैं, जब आप उसको फर्दर एंटिटीज़ में डिवाइड करते हैं तो वो जो एंटिटी टाइप होती है उसको सुपर टाइप का नाम दिया जाता है। और जो जब आप उसको फर्दर आगे एंटिटीज़ में डिवाइड करते हैं तो इसको सब टाइप का नाम दिया जाता है। इसकी मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं, अब अगर यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल हो एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एज ए सुपर टाइप में आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय अब कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं है हमने सिर्फ सिंपल एक जेनेरिक फॉर्म यानी एम्प्लॉयज़ का नाम दिया है कि जी एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये एम्प्लॉयज़ कितनी, जब हम एम्प्लॉयज़ की आगे उसकी फर्दर टाइप्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वो आवर्ली एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या वो डेली वेजेस के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, यानी कि आगे एम्प्लॉयज़ की जो फर्दर उनकी टाइप्स यानी डेली वेजेस के, ठीक है, उसके बाद वो डेली वेजेस के अलावा परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट वाले, यानी कि आगे जितनी भी टाइप्स होती हैं, अब एम्प्लॉयज़ जो होगा वो एज ए एक सुपर टाइप के तौर पर आएगा। ठीक है, लेकिन जब आगे फर्दर उसकी जो टाइप्स डिफाइन की होंगी, ठीक है, वो आगे उसकी सब टाइप्स में आ जाएंगी। यानी कि सुपर टाइप्स को फर्दर उसके पार्ट्स में डिवाइड करके हम सब टाइप बना सकते हैं। तो ये चूँकि सुपर टाइप एक जेनेरिक सी फॉर्म होती है, इसको आप जैसे जैसे फर्दर डिवाइड करते जाते हो तो ये सब टाइप में डिवाइड होती चली जाती हैं। उसके बाद अगर एक सिंपल सी और एग्जांपल दूं, जिस तरह एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो होता है ये एक जनरल सी बात है कि जी स्टूडेंट तो हैं, अब किसी भी अदारे में पढ़ने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सारे स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा जी ये कि ये मैट्रिक का स्टूडेंट है, ये इंटर का स्टूडेंट है, ये बैचलर का स्टूडेंट है? तो आगे फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को उसकी कैटेगरी के लिहाज से उसको अलग-अलग से हम डिफाइन करेंगे। जी ये मैट्रिक का स्टूडेंट है, ठीक है, ये इंटर का स्टूडेंट है और ये बैचलर का स्टूडेंट है। तो इन स्टूडेंट्स को अब क्योंकि एक स्टूडेंट है वो एक जेनेरिक फॉर्म है तो लिहाजा वो सुपर टाइप में ही आएगी। लेकिन जब आगे हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया मैट्रिक, इंटर और बैचलर की बेस पे, तो ये जो मैट्रिक, इंटर और बैचलर है ये एज ए उसकी आगे सब टाइप के तौर पर आएंगे। लेकिन अगर ये फर्दर भी आगे डिवाइड होते हैं, ठीक है, मैट्रिक में साइंस और आर्ट्स वाले, उसके बाद इंटर में साइंस और आर्ट्स वाले, ये फर्दर आगे डिवाइड होते चले जाते हैं। यानी जिस तरह आप उसकी एक हायरार्किकल सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक बना सकते हो वो सारे के सारे उसकी सब टाइप्स में ही आएंगे। उसके बाद आगे किस तरह हम एक सब टाइप और सुपर टाइप को एक एक्सप्लेनेशन या पिक्टोरियल फॉर्म में इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब कोई भी एक सुपर टाइप होती है, ठीक है, ज़ाहिर है सुपर टाइप से ही आगे उसको सब डिवाइड करके उसकी सब टाइप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सुपर टाइप फर्दर डिवाइड होकर आगे उसकी सब टाइप्स वो बनाता है। तो सबसे पहले सुपर टाइप को सब इनके दरमियान जब रिलेशनशिप किया जाता है तो एक सीधी लाइन लगाई जाती है। ठीक है,
सुपर टाइप और सब टाइप्स के दरमियान फिर यहाँ पे आके एक सर्कल लगाया जाता है, ठीक है, जो कि इनके दरमियान एक रिलेशनशिप को आगे ज़ाहिर करता है। लेकिन फिर सर्कल से फिर आगे मुख्तलिफ लाइनों के ज़रिए जो उसकी सब टाइप्स होती हैं, ठीक है, उनको आगे फिर डिफाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मेन इशू है, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर आपने सुपर टाइप और सब टाइप के दरमियान फ़र्क देखना है कि जी सुपर टाइप कौन सी है, सब टाइप कौन सी है, अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये सुपर टाइप है या ये सब टाइप है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके अलावा देखना हो तो फिर यहाँ पे इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पे एक यू शेप सी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आगे उसकी सब टाइप्स होंगी उनके ऊपर ये यू शेप हमने लगाई होगी, तो जो कि ये डिफाइन करेगी कि ये सारी आगे सब टाइप्स हैं। तो इस तरह ये इसको जो पिक्टोरियल फॉर्म में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी जो सुपर टाइप है, यहाँ से सुपर टाइप से फिर आगे क्या होगा, एक सुपर टाइप से आगे फर्दर जो होंगी उसकी सब टाइप्स में वो डिवाइड होंगी, ठीक है। सुपर टाइप्स और जितनी भी सब टाइप्स होंगी उनके दरमियान पहले तो यहाँ पे सर्कल लगेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इनके दरमियान एक फ़र्क होगा, ठीक है। ये सर्कल से ही सुपर टाइप और इस सर्कल से ही आगे तमाम जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो सब टाइप्स के लिए ही आगे निकलेंगे, ठीक है। इस सर्कल को से भी फिर आगे सब टाइप्स के लिए अलग-अलग रिलेशनशिप निकाल के तो उनके ऊपर आपने एक सिंगल जो है ये यू शेप बना देना, जो कि डिफाइन करेगा कि जी ये आपकी सब टाइप्स है और दूसरी जो है ये आपकी सुपर टाइप्स है। तो इस तरह क्या किया जाता है, सब टाइप्स और सुपर टाइप्स को फर्दर जो होता है आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि जी किस तरह ये चीज़ें डिफाइन की हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर आपको डिफाइन करेंगे सुपर टाइप्स क्या होगी, ठीक है। अब मैंने आगे स्टूडेंट्स की आपको एक एग्जांपल दी थी, ठीक है, उसको आपने किस तरह यहाँ पे एग्जांपल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपकी सुपर टाइप है यहाँ पे आ जाएगी जी स्टूडेंट, ठीक है। चूँकि सुपर टाइप एक जेनेरिक फॉर्म है तो यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का नाम लिखना होगा। उसके बाद आगे आपने देखना है, ठीक है, इस तरह के किस तरह हमने जो पहले एग्जांपल दी थी उसको किस तरह डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो आप इसकी फर्दर आगे सब टाइप बनेंगी, यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक, यहाँ पे आ जाएगा इंटर, और उसके बाद यहाँ पे तीसरी जो इसकी आगे सब टाइप बनेगी वहाँ पे आ जाएगा बैचलर, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि एक सुपर टाइप्स के आगे इस तरह से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे आप उसकी सब टाइप्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपको हाथ की मदद से डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे हाथ की मदद से बनाया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर वगैरह आ गई हैं। लेकिन जब भी आप इसको MS विजियो या किसी खास किस्म के सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो इसके ऊपर ये यू शेप या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है, सुपर टाइप होगी, सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप उसकी सब टाइप्स के साथ उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो जो यू शेप हमने बनाई थी ये तो हमने सिंपली क्या किया था कि ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने ये लगा दी थी कि ये कोई भी जो हाथ से डायग्राम वगैरह इसकी बना रहा है, ठीक है, उसको पता चल जाएगी जी हमारी सुपर टाइप्स कौन सी है और हमारी सब टाइप्स कौन सी है। लेकिन MS विजियो में फिर क्या होगा कि सिंपल यहाँ पे सुपर टाइप आएगी, उसके बाद सर्कल, और उसके बाद आगे सब टाइप्स के वो रिलेशनशिप सारे जो होंगे वो इस तरह क्रिएट किए जाएंगे। और MS विजियो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो इस तरह की जितनी भी ER डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, ये ER डायग्राम तकरीबन 4-5 किस्म की होती है, जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम है, उसके बाद क्लास डायग्राम है, उसके बाद चार्ट फ्लो डायग्राम है। ये तकरीबन 4 या 5 किस्म के डायग्राम्स होती हैं जो कि MS विजियो को इस्तेमाल करते हुए आगे उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद आगे हमारा जो टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन ये भी सेम टू सेम जिस तरह हमने पहले सुपर टाइप और सब टाइप पढ़ा था, ठीक है, जनरलाइजेशन भी एक वही प्रोसेस है और स्पेशलाइजेशन भी एक वही प्रोसेस है। इसमें यहाँ पे जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा तकरीबन ये इक्विवेलेंट होते हैं, जिस तरह हमने आगे पहले सुपर टाइप और सब टाइप के बारे में पढ़ा था। जो जनरलाइजेशन होती है, ठीक है, ये सिंपल एक जेनेरिक फॉर्म होती है जिसमें किसी भी चीज़ की जो डाटा टाइप्स होती है या एंट्री टाइप्स होती है सिर्फ उसको डिफाइन किया जाता है, फिर आगे उसको फर्दर वो, ठीक है, वो चूँकि एक जेनेरिक फॉर्म में होती है तो आप उससे ही देख सकते हैं। तो अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए, जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर जनरल एंटिटी टाइप सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंट्री टाइप्स, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जी एक ही जो मोर जेनेरिक उसकी फॉर्म होती है, ठीक है, एंटिटी टाइप्स की, उसको डिफाइन कर दिया जाता है।
ठीक है। फिर आगे फर्दर क्या किया जाता है कि उसको उसकी स्पेशलाइजेशन फार्म में डिवाइड कर दिया जाता है। अब सिंपल सी अगर मैं जो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, ये जनरलाइजेशन की है। अब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन चूँकि एक दूसरे की ये ओल्ड ओल्ड प्रोसेस चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। जनरलाइजेशन में अगर हम देखें कि हमने यहाँ पे एक डिफाइन कर दी है व्हीकल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट, एक कार थी और दूसरा स्कूटर था। अब कार और स्कूटर जो है ये दोनों क्या है, ये एक व्हीकल है। लेकिन अगर हमने इसको इसकी मोर जेनेरिक फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन करा तो हम क्या कहेंगे कि जी ये दोनों क्या है, एक व्हीकल्स है, ठीक है। कार भी एक व्हीकल है, एक सवारी है, उसके बाद स्कूटर भी जो है वो भी एक व्हीकल है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हमने इसकी मोर इसकी जेनेरिक फॉर्म, ठीक है, या इन दोनों चीज़ों को इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पे जब एक्सप्लेन करना होता है तो हम वो क्या कह सकते हैं कि जी ये एक व्हीकल है, क्योंकि इन दोनों ये जो दोनों है ये एक गाड़ी की टाइप्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी ये एक गाड़ी है। लेकिन जब आगे फर्दर देखेंगे तो ये कार होगी और ये स्कूटर होगा, दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन चूंकि दोनों गाड़ी में आते हैं तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इन दोनों को इकट्ठा एक ही जनरल मोस्ट जनरल फॉर्म में डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही गाड़ियाँ, ये दोनों ही व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह किसी भी चीज़ को उसकी जो स्पेशलाइजेशन से उसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म में ज़ाहिर करने को जनरलाइजेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा वो जो इसका उल्ट होता है उसको कहा जाता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इसका उल्ट मोस्ट कह लें कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। जिस तरह जनरलाइजेशन जो होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, ठीक है, यानी उसकी कह लें कि जो इसकी स्पेशलाइजेशन फॉर्म है उसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म की तरफ आता है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। जिस तरह क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने पहले क्या देखा था, जनरलाइजेशन में हमने इसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म में इसको ज़ाहिर किया था। लेकिन अब क्या कि अगर हमने इसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म से आगे फर्दर इसकी एंट्री टाइप्स यानी उसकी टाइप्स देखनी है कि कौन कौन सी हैं, तो फिर वो आगे फर्दर यानी किसी भी चीज़ को उसकी आगे फर्दर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में या उसकी टाइप्स में डिवाइड करने को हम स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे के उल्ट प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। अगर हमने हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो हमने उसकी मोस्ट जेनेरिक फॉर्म में करना हो तो हम क्या करते हैं कि उनको जनरलाइजेशन के ज़रिए उसकी एक जो उसकी जनरल सी टाइप्स बनती है हम उसके अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक बॉटम टू टॉप प्रोसेस होता है। तो और स्पेशलाइजेशन टॉप टू बॉटम होता है जिसमें मोस्ट जेनेरिक फॉर्म जो होती है उसको आगे फर्दर उसकी मुख्तलिफ सब हिस्सों में जो कि उसकी आगे टाइप्स बनती हैं, ठीक है, जो जो उसके अंदर चीज़ें वगैरह आती हैं हम उसके अंदर इसको डिफाइन करते हैं। तो ये चूँकि एक हमने जब पहले ईआर डायग्राम वगैरह थी तो उसमें हमने देखा था कि ये इस तरह की कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं थी जो कि उसको आगे फर्दर हमें एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे सिंपल सी टॉपिक है, ठीक है, उसको है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, ठीक है। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या होती है कि अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, कोई भी जो स्पेशलाइजेशन फॉर्म है, ठीक है, वो अपनी जनरल फॉर्म से कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनहेरिट करती है, ठीक है, यानी इससे लेती है। अब अगर मैं सिंपल व्हीकल की बात करता हूँ, ठीक है, व्हीकल में क्या होता है कि आईडी, गियर, स्पीड, ब्रेक। अब ये देखें कि ये जो इसकी चीज़ें ये जनरल हैं, लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें आगे इन्होंने भी इनहेरिट की हुई हैं। तो ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि आगे जो स्पेशलाइजेशन फॉर्म अपनी जेनेरिक फॉर्म से इनहेरिट करती हैं उसको इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट्स का नाम दिया जाता है। क्योंकि एक व्हीकल में क्या होता है, गियर, स्पीड और ब्रेक, तो ये सारे व्हीकल्स में होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक जनरल सी फॉर्म है, ठीक है, गाड़ी के अंदर स्पीड भी होगी, ब्रेक भी होगी, गियर भी होगा, ठीक है। तो आगे ज़ाहिर हर गाड़ी के अंदर चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, या आगे आप ये कह सकते हैं कि वो बस वगैरह हो सकती है। अब ये चीज़ें तो उसके अंदर लाजमी होंगी, तो फिर ये क्या करेंगी, ये तीनों चीज़ें चार जो जितनी भी आप इसके अंदर आगे बनाएंगे वो क्या करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इससे लेंगी, ठीक है, इससे इनहेरिट करेंगी, जिसकी वजह से उनको इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट्स का नाम दिया जाता है। अगर बाय सिंपली इसको डिफाइन किया जाए तो दोज एट्रीब्यूट्स विच आर इनहेरिट बाय इट्स मोस्ट जेनेरिक फॉर्म टू इट्स स्पेशलाइजेशन फॉर्म,
या स्पेशलाइज्ड फॉर्म इज़ नोन एज जेनेरिक एट्रीब्यूट्स। शुक्रिया स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।